प्रिय जिज्ञासुओं, नमस्कार। आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट नामक यूट्यूब चैनल पर। आप जानते हैं कि हम लोग शिक्षा शास्त्र की चर्चा करते हैं अपने इस चैनल पर। तो आज जो व्यवहार निर्माण का विज्ञान है उसमें हम शैक्षिक तकनीकी की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें शैक्षिक तकनीकी में आज के वीडियो का जो अंक है उसमें हम आज देखेंगे संप्रत्यय संप्राप्ति शिक्षण प्रतिमान को, यानी कंसेप्ट अटेनमेंट टीचिंग मॉडल, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है। कंसेप्ट का क्या मतलब होता है, पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इसके शब्द हैं इन पर ही जाइए। संप्रत्यय संप्राप्ति, दो शब्द आपको मिलते हैं। शिक्षण प्रतिमान के बारे में आपने बेहतर ढंग से जाना है। तो जो संप्रत्यय संप्राप्ति है उसका मतलब क्या है? संप्रत्यय का मतलब है कि एक ऐसी इमेज, एक ऐसी छवि जो आपके मन में बनी हो किसी भी संदर्भ में, चाहे वह व्यक्ति का हो या व्यक्ति के गुण का हो, स्थान का हो या स्थान के गुण का हो, या वस्तु का हो, यानी इस संसार में जो कुछ भी है उसमें से किसी का भी जब आप स्पष्ट रूप से उसकी जानकारी कर लेते हैं तभी वह आपके मन में एक स्पष्ट प्रतिबिंब बनाता है। जैसे एक छोटा सा प्रश्न मैं आपसे पूछूं कि क्या आपने कभी मिर्च का रसगुल्ला खाया है, तो आप कहेंगे हैं ये कौन सा प्रत्यय आ गया? तो इसलिए कि आपने मिर्च का रसगुल्ला नहीं खाया है। आप रसगुल्ला जो खाए हैं वो मिठाई है, और मिर्च का रसगुल्ला एक अलग प्रत्यय है, उसकी इमेज आपके मस्तिष्क में नहीं बनी है। तो आपके मस्तिष्क में एकदम स्पष्ट प्रतिबिंब किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या उसके गुणों का बन जाना ही संप्रत्यय कहलाता है। संप्राप्ति का मतलब अटेनमेंट, यानी उसे प्राप्त किया जाना। कैसे उसे प्राप्त किया जाए? तो इस संप्रत्यय संप्राप्ति शिक्षण प्रतिमान को देने वाले थे जेरोम ब्रूनर। 1956 ईस्वी में उन्होंने, जेरोम ब्रूनर ने दिया इसको। 1956 ईस्वी में उन्होंने कहा कि जो संप्रत्यय है उस संप्रत्यय का मतलब वस्तुओं, घटनाओं या क्रियाओं को श्रेणीबद्ध करने की योग्यता जो होगी वही प्रत्यय निर्माण कहलाता है। यानी कोई भी वस्तु है, कोई भी घटना है या कोई भी क्रिया है, उस वस्तु, घटना या क्रिया के जो उसको श्रेणीबद्ध कर लिया जाए, उसको एकदम ऑर्गेनाइज कर लिया जाए, श्रेणीबद्ध करने की योग्यता को ही प्रत्यय निर्माण कहा गया उनके द्वारा। यह प्रत्यय निर्माण की योग्यता है। और इस प्रत्यय निर्माण यानी संप्रत्यय संप्राप्ति शिक्षण प्रतिमान के संदर्भ में जेरोम ब्रूनर कहते हैं कि जो भी प्राणी होता है वह जिस परिवेश में रहता है उसके सामने दो परिस्थितियां उपलब्ध होती हैं। या तो वह स्वयं को उस परिवेश के अनुसार, उस सिचुएशन के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, इन्वायरमेंट के अनुसार अपने आप को ढाल ले, या फिर वह परिस्थिति को, परिवेश को, इन्वायरमेंट को अपने अनुसार ढाल ले। तो जो जैसी योग्यता रखता है उस हिसाब से उसको ढालने की बात करता है। यानी कि संप्रत्यय एक ऐसा प्रतीक है जो किसी घटना का या वस्तु का संग्रह का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे वस्तुओं या समूहों में समान गुण पाए जाते हैं। इस प्रतिमान का विकास आप जानते हैं कि जेरोम ब्रूनर ने 1956 ईस्वी में किया था। जेरोम ब्रूनर ने इसके अध्ययन के अंतर्गत यह जानने का प्रयास किया कि मनुष्य अपने प्रत्ययों की रचना कैसे करता है, जो प्रत्यय हैं उनका निर्माण वह कैसे करता है, किसी भी प्रत्यय का निर्माण वह कैसे करता है, और उनके अनुसार पर्यावरण की वस्तुओं में परस्पर संबंधों तथा जो सादृश्य को किस प्रकार देखता है। जेरोम ब्रूनर की धारणा थी कि मनुष्य जिस वातावरण में रहता है उसमें चाहे जितनी विविधताएं रहती हैं, उस विविधताओं के अनुसार मनुष्य जो है उस विविधताओं के अनुसार उसको वर्गीकरण करता है, उसको समझता है, उसको विश्लेषित करने का प्रयास करता है जिस भी परिवेश में रहता है। तो परिवेश में जिसमें रहेगा उसकी विशेषताओं को परिभाषित करेगा। तो प्रत्येक व्यक्ति जो होता है अपने पर्यावरण में जो उपलब्ध वस्तुएं हैं उनको श्रेणीबद्ध करता है, क्योंकि कोई भी परिवेश हो उसमें जो भी वस्तुएं हैं, गुण हैं, जो कुछ भी है, प्रत्यय है, तो उसको घटनाओं को श्रेणीबद्ध करता है।
और उनके सादृश्य यानी कुछ जो समानताएं हैं और उनमें जो अंतर के गुणों को अलग अलग करता है और उसके अनुसार मानसिक व्यवहार प्रदर्शित करता है। यानी वस्तुओं, घटनाओं, क्रियाओं को जो श्रेणीबद्ध करने की योग्यता है, वही योग्यता ही प्रत्यय निर्माण कहलाती है, प्रत्यय निर्माण की योग्यता कहलाती है। तो हम बात करें तो इसमें थोड़ी सी बात है कि संप्रत्यय संप्राप्ति कैसे होगी, इसी को लेकर के शिक्षण प्रतिमान विकसित किया गया। यानी जो शिक्षा की अंतःक्रिया है उसको किस ढंग से किया जाए शिक्षण प्रतिमान में, यही बताया जेरोम ब्रूनर ने। तो आप जानते हैं किसी भी शिक्षण प्रतिमान के 4 आधारभूत तत्व होते हैं, आवश्यक तत्व होते हैं। उन 4 आधारभूत तत्वों में एफ, एस, यस, यस, ये 4 आप याद करने के लिए निमोनिक्स के रूप में मैंने बताया, आप जानते भी होंगे। फोकस, सिंटैक्स, सोशल सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम। फोकस का मतलब होता है केंद्र बिंदु, जिसके इर्द गिर्द पूरी व्यवस्था चलती है, क्योंकि आप जानते हैं निरुद्देश्य कुछ होता नहीं है और उद्देश्य होने पर भी किसी भी चीज का अस्तित्व आता है। तो जो उद्देश्यता है, इसकी स्वदेश्यता है, वह क्या है? वह है कि प्रत्यय निर्माण की योग्यता विकसित करना। अब उसको कैसे समझेंगे? तो उद्देश्य के प्रथम बिंदु पर जाते हैं। आधारभूत तत्व में पहला उद्देश्य या लक्ष्य बिंदु यानी फोकस है। तो इस फोकस में 5 चीजें आपको मिलेंगी जो जेरोम ब्रूनर महोदय ने बताया कि 5 बातें हैं जो कि यहाँ बालक से अपेक्षित, विद्यार्थी से, अधिगमकर्ता से अपेक्षित की जाती हैं कि इस शिक्षण प्रतिमान को जब लागू किया जाएगा तो उसमें यही 5 उद्देश्य होंगे। पहला उद्देश्य है प्रत्ययों की प्रकृति का ज्ञान कराना। सबसे प्रमुख उद्देश्य है कि जो प्रत्यय हैं, जो भी कंसेप्ट्स हैं, उनका नेचर क्या है, उनकी प्रकृति क्या है, उसका ज्ञान विद्यार्थी को कराया जाए। पहली चीज, जब तक वो प्रत्यय की प्रकृति का ज्ञान नहीं करेगा उसके आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो पहला उद्देश्य प्रत्यय की प्रकृति का ज्ञान कराना। और दूसरा उद्देश्य कम समय में अधिक शुद्ध प्रत्ययों के निर्माण की योग्यता विकसित करना। कह रहे हैं कि जो दूसरा उद्देश्य है वह है कम समय में अधिक जो शुद्ध प्रत्यय है उसके निर्माण की योग्यता विकसित करना, जिससे कि जो भी बातें चल रही हैं, जो भी प्रक्रिया चालू है, उस प्रारंभ में है, उस प्रक्रिया के संदर्भ में कोई समस्या न आए। और जब किसी भी प्रत्यय की प्रकृति का ज्ञान हो जाएगा तो कम समय में अधिक शुद्ध प्रत्ययों के निर्माण की योग्यता विकसित करना, ये दूसरा उद्देश्य हो जाता है। और इसके बाद हम बात करें तो जो उसका तीसरा उद्देश्य है आपके सामने है, वह है विशिष्ट प्रत्यय निर्माण क्षमता का विकास करना। 2 उद्देश्य आपके समझ में आ गए होंगे कि पहला है प्रत्ययों की प्रकृति का ज्ञान कराना, यानी जो भी प्रत्यय उसको सिखाना है, जिस प्रत्यय में बालक को स्वामित्व वाला बनाना है, यानी उसमें जो प्रत्ययों को विकसित करने की योग्यता बनाना है, तो सबसे पहले तो वो प्रत्ययों की प्रकृति का ज्ञान कर ले। दूसरी बात कि वो कम समय में अधिक शुद्ध प्रत्ययों के निर्माण की योग्यता विकसित करना। ये एक दिन की बात नहीं है, यह धीरे धीरे अभ्यास की बात है। जब अंतः क्रियाओं का इस तरह से मॉड्यूल विकसित हो जाएगा विद्यार्थी अधिगमकर्ता में कि वह किसी प्रत्यय को शुद्ध रूप से बनाएगा और कम समय में बनाएगा, माने अल्प खर्च में बनाने का मतलब कम श्रम, कम समय और कम धन का उपयोग करेगा। तो ऐसी योग्यता का विकास करना, यह दूसरा प्रमुख उद्देश्य है। और तीसरा है कि विशिष्ट प्रत्यय निर्माण क्षमता विकसित करना, यानी जो अधिगम करता है उसमें ऐसी क्षमता को विकसित किया जाए कि वह विशिष्ट प्रत्यय निर्माण कर सके। जो विशिष्ट प्रत्यय है, सभी सामान्य प्रत्यय और विशिष्ट प्रत्यय में आप अंतर जानते ही हैं। सामान्य और विशिष्ट शब्द में जो अंतर है वही सामान्य और विशिष्ट प्रत्यय में अंतर है। तो यहाँ कहा जा रहा है, तीसरा उद्देश्य इस प्रतिमान का कहता है कि विशिष्ट प्रत्यय निर्माण क्षमता को विकसित करना है। और चौथा है चिंतन संबंधी रचना कौशल चेतना विकसित करना। चिंतन संबंधी रचना कौशल चेतना विकसित करना इसका चौथा उद्देश्य है, जिसमें यह कहा जाता है कि जो चिंतन किया जाएगा वह रचना संबंधी होनी चाहिए और रचना संबंधी चिंतन के आधार पर ही उसमें कौशलों का विकास होता है। क्योंकि जब तक विद्यार्थी में चिंतन करने की जो चेतना है वह नहीं विकसित होगी, तब तक रचना संबंधी जो कौशल है उसका भी निर्माण नहीं होगा। इसलिए कहा गया जेरोम ब्रूनर के द्वारा कि चिंतन संबंधी रचना कौशल के लिए जो चेतना आवश्यक है,
चेतना जो कॉन्शियसनेस आवश्यक है, जिसके आधार पर अधिगमकर्ता अपनी उस चेतना को विकसित करेगा कि उसे क्या करना है। जब तक देखिए व्यक्ति जब तक चिंतन नहीं करेगा तब तक वो व्यवहार में निष्कर्ष तक नहीं पहुंचेगा, और व्यवहार वही होता है जो व्यक्ति का निष्कर्ष होता है। कोई भी बात आपके लिए अच्छी होगी तो किसी और के लिए खराब हो सकती है, वह आपके और उस दूसरे व्यक्ति के चिंतन के आधार पर निकाले गए निष्कर्ष का परिणाम होता है। इसीलिए जेरोम ब्रूनर ने चौथे उद्देश्य के रूप में कहा कि जो चिंतन संबंधी रचना कौशल है उसकी चेतना का विकास करना अति आवश्यक होता है। और पांचवा उद्देश्य उन्होंने कहा कि जो ज्ञात संप्रत्यय हैं उनको स्पष्ट करना, कि जो विद्यार्थी जिन संप्रत्ययों को विद्यार्थी अधिगम करता जान रहा है उनको और स्पष्ट कर दिया जाए। उनके संदर्भ में कोई भी शंका समाधान हो, कोई भी प्रश्न हो तो निश्चित रूप से उसको प्रश्न को समाधान किया जाए, उसको सॉल्व किया जाए और उसको ज्ञान को बढ़ाया जाए। इसके बाद बात करें दूसरा जो है इस प्रतिमान का उद्देश्य जब हो गया तो दूसरी बात आती है कि उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कैसा सिंटेक्स बनाया जाएगा, कैसी संरचना होगी जो शिक्षा जो भी शिक्षा की अंतःक्रिया का व्यवस्था होनी है उसमें किस तरह से उसको संरचित किया जाएगा। तो इस संरचना के लिए जेरोम ब्रूनर ने कहा कि 4 आधारभूत कौशल हैं, 4 प्रमुख कौशल हैं, उन्हीं के आधार पर ये पूरी संरचना इसकी टिकी हुई है। उसमें उन्होंने पहले आधारभूत कौशल के रूप में कहा कि प्रदत्तों का संकलन करना। प्रदत्तों का संकलन का मतलब जो भी प्रत्यय हैं, प्रत्यय के संदर्भ में कुछ सूचनाएं होती हैं, आंकड़े होते हैं, उन आंकड़ों को इकट्ठा करना यह पहला कौशल होता है। दूसरे कौशल में बात करें तो यह नीति विश्लेषण की बात होती है कि दूसरा कौशल नीति विश्लेषण है। नीति विश्लेषण का मतलब प्रदत्तों का विशेष अध्ययन करने के लिए प्रयुक्त किए जाने योग्य रचना कौशल का विश्लेषण करते हैं, जिसमें कुछ अधिगमकर्ता अत्यंत व्यापक पदों या रचनाओं को लेकर के उसकी परिधि या सीमा को धीरे धीरे संकीर्ण बनाते हैं। जैसे कोई भी प्रत्यय आपके समक्ष है, जब तक आप उस पर चिंतन नहीं करते, उसका संश्लेषण विश्लेषण नहीं करते, तब तक उसको आप छोटे में समाहित नहीं कर सकते। जैसे कोई भी चीज़ आपके सामने जब नई आएगी, जब आप उसको अध्ययन करेंगे या फिर उसका अनुभव करेंगे तो क्या होता है कि आप उन प्रदत्तों का विशेष अध्ययन करते हैं और करने के लिए आप जो प्रयुक्त किए जाने योग्य रचना कौशल है उसका विश्लेषण करते हैं। जो रचना कौशल है कि किसके आधार पर उसका अध्ययन किया जा सकता है उसका विश्लेषण करते हैं, और ऐसे विश्लेषण करते करते कुछ अधिगमकर्ता अत्यंत व्यापक पद जो होते हैं या रचनाएं होती है उनको धीरे धीरे परिधि को, उनकी जो परिधि या सीमा है उनको धीरे धीरे संकीर्ण बनाते हैं, यानी उनको छोटा करते जाते हैं। और तीसरी संरचना की बात है कि प्रस्तुतिकरण कैसे किया जाए, प्रेजेंटेशन की बात होती है। यानी प्रदत्तों के विश्लेषण जब हो गया दूसरे स्टेप में, यहाँ जो प्रदत्तों का नीति विश्लेषण हुआ है तो विश्लेषण करने के बाद छात्रों को भिन्न भिन्न संप्रत्ययों को पहचान कर उनके महत्वपूर्ण गुणों का अवबोध करना अत्यंत आवश्यक होता है। तो प्रस्तुतिकरण में क्या होता है कि जो उसने अभी तक इन प्रत्ययों के संदर्भ में एक सामान्य सा निष्कर्ष ज्ञात किया है, अब उनको प्रस्तुत करता है, यानी उसको जो अपने मन में उसने अध्ययन के आधार पर एक निश्चित निष्कर्ष पाया है उसको अब सबके समक्ष रखता है, यह प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत होता है। उदाहरण के लिए जैसे आप चक्रवृद्धि ब्याज का कोई समाधान है, सवाल है, लगा रहे हैं गणित का, तो आप प्रस्तुतिकरण में तभी जाएंगे जब आप यहाँ उसके सवाल के हल तक पहुँच जाते हैं। उसके बाद आप प्रस्तुतिकरण करते हैं, यानी और लोगों को बताते हैं। और जो प्रस्तुतिकरण होता है तो चौथे स्टेप में संरचना के होता है उसका अभ्यास करना। आपने एक बार चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल लगा लिया है लेकिन आप फिर नहीं दोहराते तो फिर क्या होगा, आप धीरे धीरे उसका भूल जाएंगे। जो अभ्यास का नियम कहता है कि बार बार अभ्यास करने से कोई जो बॉन्डिंग होती है या जो सीखना होता है वो प्रबल बना रहता है, मजबूत बना रहता है। उसके लिए इन्होंने चौथी संरचना के चौथे कौशल के रूप में अभ्यास की बात की। तो ये 2 बातें आपके सामने स्पष्ट हो गई, एक तो उद्देश्य इस शिक्षण प्रतिमान का, दूसरा संरचना। अब हम तीसरी बात करें तो इसके सामाजिक प्रणाली की बात आती है कि इसका सोशल सिस्टम क्या कहता है। सोशल सिस्टम क्या कहता है
कि यहाँ सोशल सिस्टम का मतलब जो शिक्षक और छात्र है उनके मध्य की क्या स्थिति है, कैसे संबंध होंगे, इसकी बात होगी। तो प्रारंभ में जो शिक्षक होता है, जब इस शिक्षण प्रतिमान को लागू किया जाता है तो उसमें छात्रों की अधिक सहायता करता है शिक्षक। वह उनको प्रेरित करता है, प्रत्ययों के संदर्भ में विश्लेषण करता है, स्पष्ट करता है, उनसे प्रश्न पूछता है कि क्या हो सकता है, कब हो सकता है, क्यों हो सकता है। इस तरह से प्रश्नों के आधार पर वह आगे बढ़ाता है, सहायता करता है और उन्हें प्रोत्साहित करता है, जिससे कि वे जो हैं स्वयं कार्य करने के लिए आगे बढ़ सके। और अंत में क्या करता है, शिक्षक छात्रों को ऐसी दिशा प्रदान करते हैं कि छात्र अपने प्रत्ययों व व्यूह रचनाओं का विश्लेषण करना आरंभ करता है। अंत में जब उनको हर चीज की जानकारी हो जाती है, विद्यार्थी को, अधिगमकर्ता को, तो ऐसी दिशा शिक्षक प्रदान कर देता है कि छात्र अपने प्रत्ययों व व्यूह रचनाओं का विश्लेषण करना आरंभ करता है। विद्यार्थी क्या करता है, सरल और प्रभावशाली व्यूह रचना का चयन करते हैं। अब जानते ही हैं कोई कार्य करना होगा तो आप सरल और प्रभावशाली व्यूह रचना यानी स्ट्रेटजी का उपयोग करना चाहेंगे कि जिसमें आपको अधिक परेशान न होना पड़े, अधिक समय न देना पड़े, अधिक श्रम न करना पड़े। तो यही बात यहाँ भी होती है। अब इस प्रतिमान के अंतिम चरण की ओर हम देखें तो इस प्रतिमान के अंतिम पद में मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन प्रणाली यानी सपोर्ट सिस्टम होती है, जिसे आप सहायक प्रणाली भी कहते हैं। तो मूल्यांकन प्रणाली में क्या होता है, यहाँ मूल्यांकन प्रणाली में वस्तुनिष्ठ व निबंधात्मक परीक्षणों को प्रयुक्त किया जाता है। यानी क्या खूब पाया विद्यार्थी अधिगमकर्ता ने इस शिक्षण प्रतिमान के आधार पर, उसको ज्ञात करने के लिए जेरोम ब्रूनर महोदय ने कहा कि यहाँ पर वस्तुनिष्ठ व निबंधात्मक परीक्षणों को प्रयुक्त किया जाता है और परीक्षाएं लिखित ही होती हैं, क्योंकि इस प्रतिमान में पाठ्य पुस्तकों की ये व्यवस्था इस प्रकार की जाती है कि जिससे छात्रों को प्रत्ययों का बोध हो सके और इस प्रकार की व्यूह रचना प्रयुक्त की जाती है जिससे नवीन प्रत्ययों का बोध कराया जा सके। इसलिए यहाँ पर वस्तुनिष्ठ और निबंधात्मक परीक्षणों को प्रयुक्त करने पर विशेष बल दिया जाता है। तो इस तरह से हमने आज के इस वीडियो के अंक में संप्रत्यय संप्राप्ति शिक्षण प्रतिमान यानी कंसेप्ट अटेनमेंट टीचिंग मॉडल को देखा, जिसको जेरोम ब्रूनर ने 1956 ईस्वी में दिया था। तो आप लोग अध्ययन करिए, जो प्रश्न पूछना हो आप आइए कमेंट बॉक्स में, मैं आपको संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करूंगा। चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।